औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 11 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरा चैनल पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और दूसरी बात ये कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में से बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। अगर आपने इस चैप्टर का कोई एक सब टॉपिक भी स्किप कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको ये चैप्टर सही अच्छे से आए तो आपको इस चैप्टर के सारे लेक्चर्स लेने होंगे। सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमारे पास क्या है? द स्टडी ऑफ अ कार्बन containing a compound and their properties is called ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ते हैं? कार्बन की स्टडी करते हैं और उसकी कंपाउंड्स को स्टडी करते हैं और उसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है? कार्बन के और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। अच्छा, ये क्या होता है? हमारे पास इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, दिस इज बिकॉज दे हैव अ टोटली डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस वजह से ये हमारे पास डिफरेंट इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं, क्योंकि इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से बिल्कुल ही डिफरेंट होती हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड प्ले अ वाइटल रोल इन दी बॉडीज़ ऑफ लिविंग थिंग्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड बहुत अहम किरदार अदा करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सच एज अ प्लास्टिक। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है ना, इंडस्ट्रियल लेवल पे भी इस्तेमाल की जाती है, जैसे प्लास्टर, रबर, सिंथेटिक फाइबर, पेंट, ग्लूज, वार्निशेस, आर्टिफिशियल स्वीटनर एंड फ्लेवर, ड्रग्स, डाइज। ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब में किसके इस्तेमाल किया जाता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, आज के जो मौजूदा दौर है इसमें प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं, जो ड्रग्स होती हैं या फिर जो स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर से हम लोग यूज़ करते हैं, पेंट्स यूज़ करते हैं, ग्लूज यूज़ करते हैं, तो इन सब में हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। In addition, the energy on which we rely heavily is based mostly on organic material found in a coal, petroleum and natural gas। और दूसरी तरफ ये कि जो एनर्जीज आजकल हम यूज़ करें, लाइक हम लोग कार्स में जो एनर्जीज यूज़ करते हैं या फिर जो हम बैटरीज वगैरह यूज़ करते हैं, तो उन सब में क्या है? कोल, पेट्रोलियम या फिर नेचुरल गैसेस का हम इस्तेमाल करते हैं। तो वो जो कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस है वो हमारे पास क्या है? ऑर्गेनिक मटीरियल है, क्योंकि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। द केमिस्ट्री ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स प्रीवेट्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइव्स। वी यूज़ थाउजेंड्स ऑफ अ कार्बन कंपाउंड्स एवरी डे। कहते हैं कि केमिस्ट्री में जो है ना, कार्बन कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा हम लोग अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, और रोज़ाना हम लोग थाउजेंड्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को इस्तेमाल करते हैं। दे आर कैरिंग आउट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस विद इन आवर बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं उसके लिए भी कार्बन चाहिए होता है। मैनी ऑफ देम आर सो वाइटल दैट वी कैन नॉट लिव विदाउट देम। और कुछ तो इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं कि हम उनके बगैर रह नहीं सकते। A detailed study of organic compound confirmed that a carbon is their essential constituent in a combination with a hydrogen, oxygen, nitrogen, sulfur, phosphorus and halogen। डिटेल स्टडी की गई इसके बारे में, और उसके बाद बताया गया, कंफर्म हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन है वो उसका क्या है? एसेंशियल कम्बिनेशन है हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन के साथ। दे में आल्सो कंटेन अ मेटल एटम्स। इनमें मेटल एटम्स भी होते हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन क्या है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिफाइंड एज अ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्या डेफिनेशन है? हमारे पास हाइड्रोकार्बन और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं उनको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी केमिकल डाइवर्सिटी क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की? कार्बन हैज़ अ 4 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल। कार्बन देयरफॉर फॉर्म अ 4 बॉन्ड्स विद अदर एटम। अब हम सबको पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, और उसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए होते हैं बाइंडिंग के लिए। अब क्या करते हैं कि द केमिकल एडवर्सिटी ऑफ अ कार्बन एटम का ऑर्गेनिक कंपाउंड अराइजेस फ्रॉम द कार्बन एबिलिटी टू बॉन्ड टू ईच अदर टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग। कहने की ये जो केमिकल डाइवर्सिटी है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड की, ये किसकी वजह से? कार्बन की एबिलिटी की वजह से, कि कार्बन के पास ये एबिलिटी है कि वो 4 बॉन्ड बना सकता है, लॉन्ग चेन में, ब्रांच चेन और रिंग में भी। तो इसमें हमारे पास कैटिनेशन की डेफिनेशन आती है। द सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी ऑफ अ कार्बन एटम इज कॉल्ड अ कैटिनेशन। जो सेल्फ लिंकिंग एबिलिटी होती है ना कार्बन एटम की, उसको हम बोलते हैं हमारे पास क्या? कैटिनेशन है। देयर अपेयर टू बी ऑलमोस्ट नो लिमिट टू द नंबर ऑफ डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट कार्बन एटम फॉर्म। कह रहे हैं कि कार्बन एटम जो है ना डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेट चेन ही बनाएगा, वो ब्रांच चेन भी बनाएगा, वो रिंग भी बनाएगा, तो वो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है।
नो अदर एलिमेंट कैन कम्पीट विद अ कार्बन इन दिस रिगार्ड। ये जो कार्बन की सलाहियत है, इस वजह से कोई और एलिमेंट जो है वो कार्बन के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। सिलिकॉन एंड फ्यू अदर एलिमेंट कैन फॉर्म अ चेन बट ओनली अ शॉर्ट वन। अब हमारे पास क्या कह रहे हैं कि सिलिकॉन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जो कि चेन बनाते हैं, लेकिन बहुत शॉर्ट चेन बनाते हैं। कार्बन चेन में कंटेन थाउजेंड्स ऑफ अ कार्बन एटम। अब कार्बन जो चेन बनाता है ना, वो थाउजेंड्स ऑफ अ कार्बन एटम ज्वाइन होते हैं और फिर वो चेन बनता है। फॉर दीज रीजन्स कार्बन फॉर्म ऑलमोस्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ अ मॉलिक्यूल्स ऑफ अ वेरियस साइज शेप्स एंड स्ट्रक्चर। जिसकी वजह से कार्बन जो है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिनकी वेरियस साइज होते हैं, शेप्स होती हैं और स्ट्रक्चर होते हैं। यानी कि हम जब कार्बन एटम को बता नहीं सकते कि वो कितने बड़े बड़े इतने लॉन्ग उनके क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ कार्बन एटम एक कार्बन चेन में होते हैं कि उनका साइज़ भी हम लोग नहीं, उनके वेरियस साइज़ होते हैं, उनके वेरियस शेप्स होती है और उनका वेरियस स्ट्रक्चर होता है। अनदर रीज़न फॉर द लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज द फिनोमिना ऑफ आइसोमेरिज्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो लार्ज नंबर है उसकी दूसरी रीज़न हमारे पास आइसोमेरिज्म। फर्स्ट रीज़न तो हमने कार्बन की पढ़ी कि कार्बन के पास वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उसको बाइंडिंग के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है। तो उसके पास जो वैलेंसी होती है उसकी वजह से हमारे पास क्या है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसके लार्ज नंबर ऑफ हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं। तो दूसरा हमारे पास क्या आता है आइसोमेरिज्म। अब आइसोमेरिज्म हमारे पास क्या होता है, द कंपाउंड दैट हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट a different arrangement of a atom in their molecules are called isomers। ठीक है, ऐसा कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है लेकिन उसके अंदर एटम की जो अरेंजमेंट हुई हुई होती है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, या फिर आप ये भी कह सकते हैं द कंपाउंड दैट हैव अ सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला उनका सेम होगा लेकिन अगर स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे तो वो डिफरेंट होगा। तो ये जो हमारे पास फिनोमेना है इसको हम आइसोमर्स बोलते हैं और ये जो फिनोमेना होता है इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। इसकी 2 एग्जांपल हमारे पास दी हैं। वो हमारे पास क्या है, ब्यूटेन हमने लिया। ठीक है, ब्यूटेन हमारे पास क्या होता है C4H10। अब हमने क्या कहा, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। अब ब्यूटेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला हम 2 ड्रॉ करेंगे। एक हमारे पास है N ब्यूटेन, तो आप इसको कैसे ड्रॉ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो हमारे पास क्या आ जाता है C6H10। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला हमने क्या कहा, आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होता है। अब हम लोग ब्यूटेन के 2 स्ट्रक्चर फार्मूला बनाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे वो सेम होंगे, कार्बन एटम भी सेम होंगे, हाइड्रोजन एटम भी सेम होंगे, सिर्फ जो उसका स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। अब आप लोग देखें हमारे पास 6 कार्बन है। आप पहले लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4, सॉरी यहाँ पे 4 आता है। सो हमारे पास क्या है, ब्यूटेन क्या होता है C4H10। अब इसका स्ट्रक्चर फार्मूला में सबसे पहले आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। आप पहले लिखेंगे 1 कार्बन 2 3 4 कार्बन आ गए। उसके बाद जो फर्स्ट कार्बन होगा और जो लास्ट होगा उसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे और जो मिडिल वाले होंगे उनके पास कितने होंगे, 2 हाइड्रोजन। अब ये स्ट्रक्चर जो हमारे पास कार्बन का ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं ना ऑर्गेनिक कंपाउंड का, ये जितना भी बड़ा होगा फर्स्ट और लास्ट में हाइड्रोजन एटम 3 होंगे और जो दरमियान वाले होंगे उनके पास 2 हाइड्रोजन एटम होंगे। तो हमने ब्यूटेन का जो ये फर्स्ट स्ट्रक्चर फार्मूला बनाया है इसको हम क्या नाम देते हैं, एन ब्यूटेन। ठीक है, एन का मेन मतलब होता है स्ट्रेट चेन। तो ये स्ट्रेट चेन है तो इस वजह से हमने इसको क्या नाम दिया, एन ब्यूटेन। अब जो दूसरा हम लोग इसको बनाएंगे वो भी सेम ऐसे ही है लेकिन वो क्या होगा 1 2 3। अब दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसी का स्ट्रक्चर फार्मूला बना रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। ये हमारे पास हमने क्या कहा कि कार्बन लॉन्ग चेन भी बनाता है, स्ट्रेट चेन भी बनाता है और ब्रांच चेन भी बनाता है। तो इसकी ब्रांच चेन जब हम बनाएंगे तो एक कार्बन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। अब गौर से सुनिएगा, इसमें क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला था, फर्स्ट और लास्ट वाले के पास 3 हाइड्रोजन एटम होते हैं। अब हमारे पास ये तो बच के, आप लोग सोच रहे होंगे हम लोग 2 यहाँ पे रखें 2 यहाँ पे, नहीं। ठीक है, जो हम लोग के पास जिसके साथ हम बॉन्ड बनाएंगे ना, अब देखें ये कार्बन हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्ड बना रहे हैं ना, तो इसका क्या होगा, हाइड्रोजन CH होगा और यहाँ पे हमारे पास कितने हाइड्रोजन आएंगे, 3 हाइड्रोजन। ठीक है, जिसके साथ हम बॉन्ड बना रहे होते हैं ना, तो स्ट्रेट चेन में जो होता है तो उसके साथ
एक ही हाइड्रोजन होता है उस कार्बन के साथ, ठीक है। और जो ब्रांच चेन में अलग से हमारे पास नीचे शेप आती है, तो उसके पास वो जो कार्बन होता है उसके पास 3 हाइड्रोजन होते हैं। तो ये जो हमारे पास ब्यूटेन का स्ट्रक्चर फॉर्मूला है, इसको हम नाम देंगे आइसोब्यूटेन। अब आइसोब्यूटेन हमने इसको क्यों नाम दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं ये ब्रांच चेन है, स्ट्रेट चेन थी, स्ट्रेट चेन में से बीच में इसने ब्रांच निकाल दी, ठीक है। तो इस वजह से हमने इसको किसका नाम दिया, आइसोब्यूटेन का। तो ये हमारे पास आइसोमेरिज्म की एग्जांपल है कि कंपाउंड हैविंग अ सेम मोलिकुलर फार्मूला सेम है, आप देख सकते हैं, लेकिन डिफरेंट स्ट्रक्चर फार्मूला। हमने एन ब्यूटेन बनाया, ये भी ब्यूटेन है लेकिन स्ट्रेट चेन है। हमने आइसोब्यूटेन बनाया, ब्यूटेन ही है लेकिन ब्रांच चेन है, तो मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट होगा। तो ये आपके पास किसकी एग्जांपल है, आइसोमेरिज्म। अब हम आगे चलते हैं, इसका क्या लिखा है, दिस मीन 3 compounds have a molecular formula C5H12 as the number of a carbon atom in an organic compound increases, the number of a possible isomers also increases. What is the number of isomers in a pentane hexane has a 5 isomers? अच्छा, अभी हमें क्या कहना है इसमें कि अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ दिस मीन 3 compounds have a molecular formula, कह रहे हैं कि हमारे पास जो मोलिकुलर फार्मूला है C5H12। अब इसका मोलिकुलर फार्मूला तो ये है, लेकिन इसके स्ट्रक्चर जो फार्मूला है वो 3 हो सकते हैं, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ठीक है। एन पेंटेन मैंने आपको बता दिया स्ट्रेट चेन होता है, आइसोपेंटेन क्या होता है, स्ट्रेट चेन में से ब्रांच निकली हुई होती है, और जो नियोपेंटेन होता है वो भी हमारे पास ब्रांच चेन ही होती है, ठीक है। तो क्या है कि एक जो मोलिकुलर फार्मूला होगा इसके आपके 3 स्ट्रक्चर फार्मूलाज बन सकते हैं। अब हम कार्बन का लेते हैं कि कार्बन कैन आल्सो फॉर्म अ स्टेबल सिंगल एंड मल्टीपल बॉन्ड विद अदर एटम लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सल्फर। अब क्या कह रहे हैं कि कार्बन स्टेबल सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड जिसमें डबल बॉन्ड आ जाता है, ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है। तो ये भी बना सकते हैं दूसरे एटम्स के साथ जिसमें ऑक्सीजन आ जाता है, नाइट्रोजन आ जाता है या फिर सल्फर। सिंगल बॉन्ड का तो हमने देख लिया कि सिंगल बॉन्ड कैसे बनाता है। कार्बन कैन आल्सो मेक अ मल्टीपल बॉन्ड, कार्बन जो मल्टीपल बॉन्ड होता है वो कैसे बनाता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन अपने बॉन्ड के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, 3 बॉन्ड है। फिर कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जिस तरह हमने एग्जांपल दी, तो इनके साथ भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। ये उसकी वैलेंसी पे डिपेंड करता है कि उसके पास कितनी वैलेंसी है, ठीक है, और दूसरे एटम के पास भी कितनी वैलेंसी है। अब कार्बन और ऑक्सीजन में ले लें, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तो इनकी वैलेंसी को देखते हुए ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपने शेयर करते हैं। दिस फर्दर इंक्रीज द नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अच्छा, मल्टीपल बॉन्ड जब होते हैं ना, तो इसकी वजह से हमारे पास जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो भी इंक्रीज होते हैं। इनफैक्ट मेनी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिक अदर एटम्स कैन अकर विद इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे कॉमन ग्रुप्स हैं जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में मौजूद होते हैं। दीज ग्रुप्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में और भी फर्दर ग्रुप्स मौजूद होते हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स बोलते हैं। ये जो फंक्शनल ग्रुप्स हैं ये हम आगे पढ़ेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये पूरा लॉन्ग में आता होता है, पूरा टेबल है, तो ये आप लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स लाजमी आप लोगों ने इसका लेक्चर लेना है। अब हम आगे चलते हैं। दैट्स वाई more than 20 million नॉन केमिकल कंपाउंड्स, over 95% आर कंपाउंड्स ऑफ अ कार्बन। अच्छा, अब ये क्या कह रहे हैं कि कार्बन मल्टीपल बॉन्ड भी बनाता है, खुद बनाता है, डबल बॉन्ड बनाता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है। मल्टीपल में यही आ जाते हैं, अपने कार्बन के साथ भी बनाता है, नाइट्रोजन के साथ भी बनाता है, ऑक्सीजन के साथ भी बनाता है, सल्फर के साथ भी बनाता है। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में और भी ज़्यादा कॉमन ग्रुप्स मौजूद हैं जिनको हम फंक्शनल ग्रुप्स का नाम देते हैं, और इसकी वजह से मोर देन 20 मिलियन कंपाउंड्स हैं, ठीक है। 20 मिलियन केमिकल कंपाउंड्स हैं हमारे पास, जिसमें से 95% क्या है का ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हमारे पास, कार्बन के, ठीक है। 95% आर दी कंपाउंड्स ऑफ अ कार्बन। ये जो हमारे पास 20 मिलियंस केमिकल कंपाउंड है ना, इसमें 95% कार्बन के कंपाउंड्स हैं। तो ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली 20 मिलियन से लेकर ये आप लोगों ने अंडरलाइन करनी है कि ये MCQs पूछा जाता है कि हमारे पास जो 20 मिलियन कंपाउंड है उसमें कार्बन के कितने कंपाउंड्स हैं। ये पूछेंगे 95%, या फिर पूछेंगे कि हमारे पास कितने केमिकल कंपाउंड्स में से टोटल 95% हमारे पास कंपाउंड कार्बन के, ठीक है। तो वो आपको फिर बोलेंगे, तो 20 मिलियन, बिलियन भी आते हैं, कुछ बच्चे बिलियन पे लगा लेते हैं, तो वो गलत हो जाता है। अब क्या लिखा हुआ है, मिलियन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑलरेडी नॉन एंड न्यू वंस आर बीइंग डिस्कवर्ड। यानी कि मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स
अब हम लोगों को इनके बारे में पता चल चुका है और बहुत ज़्यादा जो नए हैं वो डिस्कवर हो रहे हैं। इनफैक्ट मेनी कॉमन ग्रुप्स ऑफ एटम कैन अकर विद एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे हमने बात की कि बहुत से ऐसे कॉमन ग्रुप्स हैं जो कि किसी एक एटम में मौजूद होते हैं, जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर होते हैं। ठीक है, तो वो जो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं ना, उनको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। कि एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, उसमें आपके पास ग्रुप्स हैं। ठीक है, एटम के ग्रुप्स हैं, कॉमन एटम है, उनके ग्रुप्स हैं। तो उन ग्रुप्स को हम क्या बोलते हैं, हमारे पास क्या है, फंक्शनल ग्रुप्स हैं। यही फंक्शनल ग्रुप हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आगे आप लोगों ने इस चैप्टर का कोई एक बच्चों एक अगर आपने टॉपिक भी मिस कर दिया ना आप, तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ठीक है, आपको बहुत फिर इसका नुकसान होगा, आपको आगे जाके मुश्किल होगी जब आपके पेपर्स होंगे। तो आपने इसके सारे के सारे लेक्चर्स लेने। ठीक है, और कहीं से नहीं समझ आई तो फिर आप मुझे कमेंट करके बता दें, मैं फिर आपको दोबारा से इस पर लेक्चर दे दूँगी। क्योंकि ये चैप्टर लेंथी है, मुश्किल भी है थोड़ा सा, लेकिन आप समझने की कोशिश करेंगे, आप समझेंगे, आपको अच्छी समझ आ जाएगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।